और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं ग्रेविटेशन का दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पता करते हैं और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है, क्या चीजें नहीं चेंज कर सकता है, राइट। एंड उसके साथ में हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप तब लगा सकते हो जब एक जो दो बॉडीज के बीच का फोर्स है वो तीसरी बॉडी से अफेक्ट नहीं होता है, तो आप इंडिविजुअली ये फोर्सेस निकाल के उनको वेक्टोरली ऐड कर सकते हो। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है एंड इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी हम आज भी उसको यूज करेंगे जहां पे आप सुपर पोजिशन यूज करोगे, राइट। तो ये तीन चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज हम ले आए हैं हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम ये चीजें कवर करेंगे, और ये है हमारा ओवरव्यू आज का कि पहली चीज हम नई एक चीज सीखेंगे विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, हम इसे कैसे स्टडी करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, पॉइंट मास की फील्ड की वैल्यू जो है, पॉइंट मास की फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम उसे कैसे यूज करते हैं, ये चीजें, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सुपर पोजिशन हर जगह यूज किया जा सकता है जहां इंटरफेरेंस नहीं होता, तो सुपर पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर बहुत सारे मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है तो वहां नेट फील्ड कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड फिर दो फॉर्मूला सीखेंगे हम और उसके ग्राफ्स देखेंगे कि अगर एक हॉलो शेल है या अगर हमारे पास एक स्पीयर है जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों केसेस में फील्ड निकालते हैं तो वो वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे इन सब पार्ट्स में। चलिए आगे चलते हैं। पहला पार्ट क्या करना है हमें, ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड का आइडिया ये है ना कि जैसे समझो यहाँ पे एक कर्टन लगा हुआ है, यहाँ पे एक कर्टन लगा हुआ है, राइट, और एक जो मास है छोटा सा m, वो हेविली इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हेविली इस कर्टन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो आपको ये चीज तो क्लियर ही हो गई है कि यार दो मासेस जब तक नहीं होंगी तब तक हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो होता है, राइट, बिकॉज m इंटू एम है, अगर एक m है ही नहीं तो वो जीरो है, उसका मल्टीप्लीकेशन भी जीरो होगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मतलब इस कर्टन के पीछे भी कोई मास होगा, ठीक है, जो इसको नहीं दिख रहा है लेकिन ये तो भी इस मास से अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं दूसरे मास वाली बॉडी को देख पाऊं फॉर अट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द अदर पॉइंट, राइट। तो ये अट्रैक्शन जो है इट इज नॉट नेसेसरली कि हम एक दूसरे को देखेंगे तो ही अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे कहानी बहुत सिंपल है, ये बोलता है भाई जब कोई एक मास होगा तो उसने इस चीज को डिफाइन किया एज अ फील्ड कि भाई ये जो मास है ये अपनी एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर रहा है जो हमारे इस मास को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और इसी इमेजिनरी फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फील्ड लाइंस जो हैं ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट टू एक्सप्लेन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। और जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आप पढ़ेंगे उसमें आप फील्ड का नाम जरूर सुनेंगे, ठीक है। तो आज पहला फील्ड आप देख रहे हो विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मास टू अट्रैक्ट अदर मासेस, ठीक है। तो अगर हम इसको अब डेफिनेशन में चेक करते हैं तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग पुल है, राइट, उस चीज का, उस मास का, वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द, इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन कहता है कि भाई इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, ठीक है। टेस्ट मास पे कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, टेस्ट मास क्या होता है, ठीक है। टेस्ट मास ऐसा मास है जिसका मास जो है इट इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो बट नॉट जीरो, द मास इज वेरी 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 स्मॉल, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मास स्मॉल होने का मतलब है
कि इसकी फील्ड जो होगी, क्योंकि हर मास अपनी फील्ड बना सकता है, तो इसकी फील्ड जो होगी हम स्टडी करते समय कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि भाई टेस्ट मास का मतलब ये होता है कि उसका मास बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, और बिकॉज उसका मास बहुत छोटा है उसकी वजह से फील्ड जो क्रिएट होगी उसको स्टडी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे अगर देखो ये जो मास है इसकी फील्ड स्टडी करनी है, तो ये टेस्ट मासेस हैं, टेस्ट मासेस की फील्ड की वजह से कोई भी फील्ड यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करेगी। ये जितनी फील्ड लाइंस दिख रही हैं सारी फील्ड लाइंस जो है वो इसी मास की वजह से। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, इट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया ये फोर्स पर यूनिट मास, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर केजी, ऐसा यूनिट, एंड उसका डायमेंशंस होता है m0l1 t-2। डायमेंशंस निकालना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको फॉर्मूला से डायमेंशन निकालना पहले ही चैप्टर में सिखा दिया गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हमें बता दिया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, राइट। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो। तो समझो एक चेंबर है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वहां पे एक टेस्ट मास रखा जाता है 10 ग्राम्स का। ठीक है, एक टेस्ट मास रखा जाता है 10 ग्राम्स का, और उसका सवाल ये है कि यार अगर इस मास पे अगर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन्स का, तो इस चेम्बर की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालनी है तो आपको फोर्स पता होना चाहिए और मास ऑफ द बॉडी पता होना चाहिए। फोर्स हमें पता है 10 न्यूटन लग रहा है, मास 10 लग रहा है, आंसर 1 गलत। देखो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक नेगेटिव नंबर दिलाती है, राइट। आप क्या कर रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि यार ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो आपको सॉल्व किस में करना होता है, हमेशा एसआई यूनिट में। तो हम इसको एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको एसआई यूनिट में करेंगे किसको, केजी में कन्वर्ट करके। तो ये हो जाएगा 10/1000, राइट, और इसका आंसर आ जाएगा आपको 1000 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करो, आप प्लीज ये याद रखो कि आप सारे क्वेश्चंस को एसआई यूनिट में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, ताकि आपका आंसर जो है वो गलत ना आए। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखो। सिंपल सा मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए जैसे बार बार आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का। ये आपको फोर्स पता है, मास पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कहाँ पे कितनी है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर हो गई ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्लियर हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, अगर एक मास रखा हुआ है तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्शन के लिए वो फील्ड क्रिएट करेगा, वो जो फील्ड है वही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है। मास उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम उसमें एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज वो होता है जो मास नेग्लिजिबल होता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लिजिबल होती है, और उसका डिविजन कर देते हैं फोर्स अपॉन मास, तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मिल जाती है, एंड उसका यूनिट है न्यूटन पर केजी। क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। आगे चलते हैं पॉइंट मासेस के बारे में, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है, तो समझो अगर हमारा यहाँ पे एक सोर्स पॉइंट है, इसकी फील्ड पता करनी है। ठीक है, ये पॉइंट मास है, ये टेस्ट मास है। टेस्ट मास जैसे मैंने बताया आपको कि टेस्ट मास वो होता है इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये बोलता है यार इसका फॉर्मूला अगर फील्ड का देखोगे तो gm/r² है। E इज द फील्ड ड्यू टू m एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। m जो है वो उस बॉडी का मास है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं। देखो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर दिया, कैसे, देखो अगर ये मास m है, यहां से r डिस्टेंस पे ये टेस्ट मास है, तो हमें क्या पता है कि फोर्स इन दोनों के बीच में होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², राइट। तो हमने क्या बोला, अगर आपको मैग्नेट क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन टेस्ट मास, तो इसको डिवाइड बाय m कर देंगे तो आंसर आ जाएगा gm/,
ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन इसमें पूछता नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि पॉइंट मासेस के लिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स यूज किया, फोर्स को उसके टेस्ट मास से डिवाइड किया और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हमें आ गई। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ रहा होगा ये फॉर्मूला क्या कहता है। सिंपल बात है कि अगर पॉइंट मासेस हैं तो पॉइंट मासेस की फील्ड आर डिस्टेंस पे हो जाएगी gm/r²। एक सवाल देख लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है 6400 kg। इसका सवाल ये है कि इससे इससे 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे ई का वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी हो। राइट, पॉइंट मास है, इससे आपको यहाँ इस पॉइंट पे पता करना है कि यार फील्ड कितनी होगी। आप इसको सॉल्व करो, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास मेथड है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूं। हो गया, आ गया आंसर। नहीं आया तो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से देख के करना। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, आप कंपेयर भी कर लेना। तो ग्रेविटेशनल का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में पॉइंट का gm/r²। ठीक है, g कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है इसका, मास है 6400 अपॉन डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 8, तो ये हो गया 64, 64 का हो गया 100, तो आंसर आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायरेक्ट हमको इसको लगा के सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है। यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन पे, बिकॉज ये सारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सिंपल वाले थे कि आपको समझ जाएगी क्या करना है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे यहां से। ठीक है, अगर आप आगे देखते हैं तो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एग्जैक्टली फोर्स जैसा ही है। वो बोलता है कि अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है तो आप सारी फील्ड का वेक्टर एडिशन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि भाई इस पॉइंट पे जब फील्ड निकालनी है तो सारे जो मासेस हैं वो अपनी अपनी फील्ड लगाएंगे। ये मास जो है वो इस मास की फील्ड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये मास इस मास की फील्ड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये मास इस मास की फील्ड या इस मास की फील्ड में इंटरफेरेंस, तो कोई अगर एक दूसरे के फोर्स या फील्ड में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जा सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है फिर कि भाई जो नेट वैल्यू है वो सबका वेक्टर सम के इक्वल होगी। ठीक है, अब वेक्टर सम की इक्वल होगी तो वेक्टर सम निकाल दो, ऐड कर दो, सिंपल। आगे चलें, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमने ये फोर्स में भी किया था, लेकिन अब हम फील्ड में कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 3 मासेस हैं, ये भी एम है। ठीक है, ये बोलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मुझे बताओ कि कितनी फील्ड होगी। लेट नेम दिस एक्स, तो ये बोल रहा है कि मुझे ई एक्स की वैल्यू। डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी फोर्स में कर चुके हो, तो फोर्स वाली कहानी यहां भी लगा सकते हो। देखो, फील्ड क्या होगी, अच्छा ये फील्ड जो है वो याद रखना। ठीक है, ये फील्ड जो लिखी जाती है कभी कभी ऐसे भी लिखी जाती है कि ई जी इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम बाय आर। नेगेटिव इसलिए लगता है बिकॉज जब आप मेजर करते हो तो डिस्टेंस ऐसे मेजर होता है, लेकिन आपका फील्ड जो है वो इनसाइड होती है, तो ई और आर के अपोजिट होने की वजह से आपकी जो फील्ड होती है वो नेगेटिव हो सकती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है हमेशा, भाई डायरेक्शन हमेशा मास की तरफ है, तो इसका जो अगर आप इसको नेम कर दो ए बी सी, तो इसकी फील्ड यहाँ पे है ई ए, सॉरी बी, ये ए है, ये फील्ड यहाँ है ई ए, और ये फील्ड यहाँ है
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है, राइट, बट हमें पता है कि तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो अभी के लिए तीनों डिस्टेंस को आर लेते हैं और लास्ट में हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम उन तीनों डिस्टेंसेस को आर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ई ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो है जी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ई सी निकालोगे जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई बी निकालोगे, दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 120 है, बच गया आपका 60, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30। कोई कंफ्यूजन? बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो इसका अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं, बिकॉज ये तो वेक्टर है, वेक्टर है तो कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, ठीक है। और इन कंपोनेंट्स में से ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल है। जो लेफ्ट और राइट में कंपोनेंट जा रहे हैं उसका वैल्यू भी इक्वल है और उसका कॉस 30 इक्वल है, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, पर दोनों अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर। बच क्या गया, बच गया ये ऊपर वाला एक और इन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो हमारे पास नेट आंसर कितना आ गया, नेट आंसर आ गया कि भाई हमारा जो ई नेट बच रहा है इट शुड बी दिस जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ये दोनों डाउनवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये दोनों माइनस करके दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी टू टाइम्स जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा दोनों साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा इससे कैंसिल और ई नेट आ जाएगा आपको 0। ई नेट कितना आ जाएगा आपको 0। आई होप आपको सिंपल सी, यार ये चीज मैं आपको ऑलरेडी फोर्सेस में सिखा चुका हूं, तो मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता और रेपिटेशन नहीं करना चाहता कि यार इसी चीज को बताता रहो। आपको मैंने बताया था यार वेक्टर्स निकालो, आई कैप जे कैप में निकालो, सॉल्व कर दो। अगर दो, अब देखो यहाँ पे 3 केसेस हो गए, इसलिए आई कैप जे कैप है, वहां बताया था कि 3 केसेस आएंगे या 4 आएंगे, तो आपको आई कैप जे कैप में करना, आई कैप जे कैप में ही सॉल्व किया है इसको। बस इसके आई वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए हैं, जे वाले बच गए हैं, इसलिए जे में आंसर डायरेक्टली आ गया, ठीक है। और आंसर कितना आ गया 0, तो डायरेक्शन भी 0 हो गया। यहां तक आई होप आपको समझ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नेट फील्ड निकाल पाए ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देखो, तो ये फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मास m है, ये मास x है, सॉरी पॉइंट x है। आपको बताना है कि x पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, आपको बताना है कि x पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। चलो बताओ, अभी एक मेथड बता दिया हूं, ट्राई करो उसके हिसाब से। डायरेक्शंस बनाओ, आई कैप जे कैप देखो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो ऐड होता है उसको ऐड कर दो। चलो 2 मिनट दे रहा हूं आपको। यार डिफिकल्टी नहीं है यार, तुम लोग हार मान जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हार मानते हुए सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं। मैं सॉल्व करता रहूं, मैं ही बताता रहूं, मैं ही सोल्यूशंस देता रहूं, और आपको एग्जाम में जाके फिर सोल्यूशंस निकालना नहीं आएगा। तो मेजर फोकस इस बात पे रखना है कि यार मुझे ट्राई करना है, भले ही गलत आ जाए, गलत आ गया तो फिर सीख लेंगे, सही आ गया तो ये तो पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे समझ रहा है कि मैं क्या कर, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और कोशिश मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। मैं तो सिखा रहा हूँ तुम्हें, सिखा रहा हूँ तो मुझे आता है ये चीजें, तुम सीख रहे हो, तुम्हें लगा के देखना है कि तुम जो सीख रहे हो वो समझ रहे हो। वीडियो पॉज कर सकते हो चाहिए तो, और टाइम चाहिए तो, ठीक है।
चलो 10 सेकेंड और ले लो। चलो, अगर नहीं हो रहा है अभी भी तो वीडियो आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आइडिया बहुत सिंपल है, वही कहानी है। देखो यहां से अगर आप फील्ड देखोगे तो इसकी फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर से एबीसी नेम कर देते हैं इसको। ए बी सी, राइट। तो अगर हम फील्ड देखते हैं फिर से तो ये हो जाती है एक फील्ड यहाँ, एक फील्ड यहाँ, और एक फील्ड यहाँ, राइट। तो हमें मिल जाता है ये जो है, ये है ई बी, ये है ई सी, और ये है ई ए, राइट। ई बी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? देखो ये डिस्टेंस हमको पता है L/2, और ये भी पता है L/2 है, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ई बी का वैल्यू आ जा रहा है हमको जी एम L/2 का स्क्वायर। ये ई सी की वैल्यू कितनी आ रही है? जी एम L/2 का स्क्वायर। फिर से वही कहानी हो गई, ये और ये अपोजिट इक्वल, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कौन सा फोर्स बच गया? फोर्स तो एक ही सॉरी फील्ड बच गया एक ही, जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है ई ए, है ना। और ई ए के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये लेंथ। ये लेंथ कैसे निकलेगी? ये एल पता है, ये L/2 पता है, तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम √3L/2, ठीक है। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, तो जी एम बाय √3/2 का स्क्वायर, सो 3L²/4, तो आपको आ गया टोटल। अच्छा, टोटल फील्ड एक्चुअली इनका एडिशन है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ई एक्स की वैल्यू होगी इन दी एंड इक्वल टू ई ए, विच इज 4GM/3L²। यहां तक आई होप आपको समझ रहा है क्या कर। अच्छा, हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि हमने एक छोटा सा मास यहां भी रखा था और फिर नेट फोर्स निकाला था, ठीक है। अब सोचो मेरे को फील्ड मिल गई है, मेरे को पता चल गया है कि इस पॉइंट पे फील्ड कितनी, इतनी फील्ड है ना। और मेरे को चाहिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक कैपिटल मास एम रखता हूं तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है यार? फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने निकाल लिया है, तो फोर्स एट दिस पॉइंट x विल बी मास कैपिटल M इंटू 4G स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3L²। तो अगर आप आंसर देखोगे तो यही आंसर हमें तब भी आया था। सेम आंसर, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका और आ गया कि यार फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो पहले उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स निकालना है उसकी नेट फील्ड निकाल लो। उसकी नेट फील्ड निकालने के बाद में आप उसको उस पॉइंट पे जितना भी मास रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो एक और सवाल देखते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक और सवाल बहुत सिंपल सा है जो कल ही किया था। एक्चुअली एक ट्रिक देख लो, ये देखो, बिकॉज कल वाला सवाल करेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा मजेदार सवाल लेते हैं। मजेदार सवाल ये है, ये है एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। आपको बताना है कि अगर इस रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है तो इसकी सेंटर पे फील्ड कितनी। ये मजेदार सवाल इसलिए है क्योंकि इसके लिए अभी जो चीज सिखाऊंगा वो आपको यहाँ भी काम आएगी और 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगी। तो एक जगह का मेथड नहीं है, जहां भी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस निकालने आएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्सेस निकालने आएगा, तो आपको ये चीज सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अभी कैसे करोगे? अभी ऐसे करोगे कि यार वेक्टर सम करके करोगे, है ना, बिकॉज आपको मैंने सिखाया कि यार वेक्टर्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना,
लेकिन जैसे मैंने बोला और मैंने फोर्स में भी बताया था कि कभी कभी बिना पेन लगाए दिमाग लगाना जरूरी होता है। हमेशा पेन से सॉल्व करने से एक बुरी आदत ये लग जाती है कि आप सोचते नहीं हो। अगर आप इस क्वेश्चन को सोचोगे तो आपका आंसर और जल्दी आएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। नहीं लगेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगाओ कि यार कैसे आंसर आ सकता है इसका, आंसर कैसे आ सकता है विदाउट इवन पुटिंग पेन ऑन पेपर। इस चीज का आंसर हम कैसे लाएंगे? आ गया? नहीं आया? अरे कोई नहीं यार, ये मेथड सीख लो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो ठीक है। और जिसको आ गया विथ रीजन, तुक्के मार के नहीं, विथ रीजन आ गया, तब तो तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो कि फील्ड कैसे वर्क करता है या वेक्टर्स कैसे वर्क करता है। देखो, अगर हम इसके सारे डिस्टेंसेस को चेक करें, सारे डिस्टेंसेस को चेक करें, ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे इक्वल है, ठीक है। सारे पे फील्ड अगर मैं चेक करता हूं तो सारी की फील्ड कैसे आ रही है? ऐसे, 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 ऐसे। अगर फील्ड हम वैल्यू देखें तो सारी फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? जीएम अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितना है, लेकिन इक्वल है। डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन इक्वल है, ठीक है। तो जीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। अब जीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर अगर आ गया तो आप क्या करोगे? आप ये चीज करोगे कि भाई जीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो जीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर सारे इक्वल अगर हैं तो तो देखो, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। यहां फील्ड हो जाएगी उसी। फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस इक्वल है तो सारी फील्ड्स इक्वल है, जो अपोजिट फील्ड्स होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये ना, ये चीज जो है, अभी आपने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल में जीरो हुआ सेंटर पे, स्क्वायर में कल देखा था फोर्स जीरो होता है, तो उसका फोर्स अगर जीरो होगा तो फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि फील्ड होती है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। यहाँ पे अब रेगुलर हेक्सागन में देखा तो जीरो हो गया, इवन रेगुलर पेंटागन में देखोगे तो भी जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि अगर द फील्ड और द ग्रेविटेशनल फील्ड, gravitational field due to symmetric mass distribution about a point is always zero. सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सारे मासेस इक्वल होने चाहिए और सारे मासेस जो है उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए, तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा उस पॉइंट पे हमेशा जीरो आएगा। आप कहीं भी चेक कर लो, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन टेस्ट भी करना है तो इस क्वेश्चन में आप सबको 60 डिग्रीज लगा के आप सारे का आई कैप जे कैप निकाल के ऐड करके देखो, वो जीरो हो जाए, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हो, बट ये चीज जो है, ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई जब भी चाहे हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी सिमेट्रिक फिगर हो, यार जैसे ये चीज आपने लिख ली है तो अच्छी बात है, प्लीज लिख लेना इसको, ठीक है। ये देखो, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है जिसका टोटल मास है कैपिटल एम। इसके सेंटर पे इसके मास की वजह से फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? यार ये देखो, ये जो बना है, ये यहां पे एक डीएम मास ले लो आर रेडियस पे, तो इसके सामने एक डीएम मास होगा आर रेडियस पे, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल। इनफाइनाइट मासेस का सिस्टम है, लेकिन इनफाइनाइट बार कट भी तो रहा है,
ठीक है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अबाउट अ पॉइंट विल ऑलवेज हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है बट वो चार्जेस के लिए होती है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा क्विक आंसर्स रीच करने में। ठीक है, क्विक आंसर्स रीच करने पे अगली बार, अभी नहीं करूंगा बिकॉज अभी कराऊंगा तो ट्रिक से सॉल्व करोगे, मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करो पहले। ठीक है, तो अगली बार ट्रिक का इंतजार करना। इस अगली क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक है, अलग अलग मासेस हो जाए, रैंडम मासेस आ जाए, तो आप इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो यार तुम ट्रिक लगाने लगते हो, मेहनत करना छोड़ देते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं आप वेक्टर्स में स्ट्रांग हो। वेक्टर्स में स्ट्रांग होने के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। ठीक है, चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ हॉलो शेल। ठीक है, अगर हमारे पास एक हॉलो शेल है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इस हॉलो शेल के हमारी फील्ड जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यूज है, तो आप इसकी वैल्यूज देखो। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आप आउटसाइड हो, मतलब आपका जो डिस्टेंस है यहां से यहां कहीं, ये स्मॉल आर है, इसने कितना लिया है, शायद x लिया है, या x लिया है, तो x लिया। तो अगर आप बाहर वाले पॉइंट P पे हो, तो आप, ये बोलता है इसका सिस्टम, ये बोलता है कि यार बाहर जब तक हो ना तब तक इस पूरे को आप पॉइंट मास ले सकते हो, तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे रख के मास m बोल। जब आप बाहर हो, ठीक है, जब आप बाहर हो तो पूरे शेल, उसका साइज से फर्क नहीं पड़ता मुझे, पूरे शेल का जो मास है उस मास को आप यहाँ सेंटर पे रख दो, और सेंटर पे रख के बोल दो कि भाई ये है, और सेंटर पे पॉइंट मास से हमें फॉर्मूला पता ही है, कितना होता है, gm/x², gm/x²। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इसके ऊपर ही हो, शेल के ऊपर ही हो, तो कुछ नहीं, x की वैल्यू r डाल दो, क्योंकि x की वैल्यू r कब होगी, जब आप शेल पे खड़े हो। ठीक है, तो अगर आप शेल से बाहर हो तो x डिस्टेंस पे हो, gm/x²। अगर आप शेल के ऊपर हो तो आप सेंटर से r डिस्टेंस पे हो, तो gm/r²। ये तो हमने अभी देखा, लेकिन अगर आप अंदर हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो फील्ड आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो जीरो हो जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। देखो देखो, सेंटर वाला कहानी तो सेम है, अगर सेंटर पे हो तो जितना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, जितना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, जितना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, तो सेंटर पे तो जीरो हो गई। लेकिन ये सेंटर पे नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसके अंदर, इस शेल के अंदर जाते ही आपकी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। राइट, आपकी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो ना, चलो आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, यहां ले लो। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसके सामने वाले फोर्स को देखो, ये वाला फोर्स जो है, क्योंकि देखो अगर आप इधर से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हो ना, तो इसका मास जो है वो कंपैरेटिवली कम है और इसका मास ज्यादा है, तो इसका जो नेट फील्ड आएगा और इसका जो नेट फील्ड आएगा, अभी तो मैं रैंडमली ले रहा हूं, इसकी नेट फील्ड अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। ठीक है, फॉर्मूला में दोनों चीजें आती है, राइट, मास और डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर उसका मास ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, तो उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, और अगर इसका मास कम है तो इसका डिस्टेंस भी कम है, तो ये दोनों का रेशियो फिर कांस्टेंट। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की ताकत रखते हैं। देखो लगता क्या है कि यार ये जो मास ज्यादा है तो यहाँ फील्ड ज्यादा होगा, ये मास कम है तो यहाँ फील्ड कम होगा। अरे लेकिन डिस्टेंस भी तो देखो, मास बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है उस मास का, तो अगर मास और डिस्टेंस दोनों बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सॉरी, राइट। और अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो और मास को भी कम कर रहे हो तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, सेंटर पे हो या यहाँ पे हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने पे हमारी नेट फील्ड अंदर कितनी आएगी, जीरो। और ये तो रट लेना है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, जब पूछूं आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन आर, बाहर के पॉइंट पे कितना होता है, gm/x², ऑन द सरफेस कितना होता है, gm/r², और x लेस देन आर पे जीरो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है,
सवाल बहुत बार नीट में और जेईई में पूछा गया है कि भाई मुझे इसका ग्राफ बता दो, कौन सा सही है कौन सा गलत। ग्राफ आप बनाना सीख लो तो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, यहां तक टिल यू रीच आर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, जीरो है। तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगी, वो जीरो रहेगी। जैसे ही आप बाहर जाते हो तो वो हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो आप उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये जीरो है, और आर पे ये जंप करके कितना हो जाता है, gm/r²। ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स याद करो, पॉइंट्स के हिसाब से ग्राफ बनाना सीखो। ठीक है, अंदर के सारे पॉइंट्स पे, सारे रेडियस पे जीरो है, आगे के सारे रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको यूज करेंगे अभी हम, अर्थ और ये सारे जब क्वेश्चन करेंगे, जुपिटर का मास, ये सारे, तो हम इसको यूज करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर हो, जैसे अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, जुपिटर एक सॉलिड स्फीयर है, तब फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। ठीक है, तब फॉर्मूला ऐसे चेंज होता है कि ये देखो, बाहर वाले पॉइंट का तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब आप बाहर वाले पॉइंट पे जा रहे हो, बाहर वाले पॉइंट पे जा रहे हो, तो बोलता है टेंशन नहीं है ना, बाहर वाले पॉइंट पे तो मैंने बोला था कि पूरे मास को सेंटर पे रख दो। तो ये बोलता है पूरे मास को सेंटर पे रख दो और gm/x² वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो अगर आउटसाइड द सरफेस है तो gm/x² अभी भी काम करेगा, ये फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ऐसे पढ़ा जाता है, देखो हॉलो शेल सॉलिड स्फीयर, कौन सा फॉर्मूला सेम, आउटसाइड पॉइंट क्या फॉर्मूला है, gm/x²। ठीक है, सरफेस पे भी फॉर्मूला सेम, अगर सरफेस पे आके चेक कर रहे हो तो भी फॉर्मूला सेम। कहानी ट्विस्ट हो जाती है यहां पर। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है, यहां ये बोल रहा है कि अगर आप अंदर आते हो, पहले तो हॉलो शेल था तो अंदर आपके पास में कोई भी मास नहीं था। ठीक है, अंदर आपके पास कोई भी मास नहीं था, तो आप बोलते थे कि यार मास ही नहीं है तो हमारा फील्ड भी जीरो है अंदर, बाहर के मास से उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो बोलता है कि यार अगर अंदर वाला पॉइंट ले लूं, अंदर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, समझो इधर किधर पॉइंट पी ले लूं, तो इसके ऊपर जो मास है, इसके ऊपर जो मास है उसके लिए इनसाइड है, तो इसको अगर ए सरफेस बी सरफेस बोल देते हैं, तो E ड्यू टू ए इज जीरो, बिकॉज P जो है वो ए के अंदर है, और अभी हमने देखा कि शेल के अंदर जाने पे फील्ड जो है वो जीरो है। फील्ड होगी किसकी वजह से, P की वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है, इसकी वजह से। यार इसको इस पे नहीं करेंगे, इस पे करेंगे, हाँ यहाँ जाओ। तो आउटसाइड ये हो गया, इनसाइड ये हो गया, और यहाँ पे P पॉइंट है। तो A वाले सरफेस की वजह से और B वाले, A वाले की सरफेस की वजह से प्लस B वाले सरफेस की वजह से हमें फील्ड आनी चाहिए। A वाला जीरो हो गया क्योंकि P जो है, A वाला जीरो इसलिए हो गया क्योंकि P A के अंदर है। A के अंदर होने की वजह से आपका A का जो फील्ड है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जब भी पॉइंट अंदर है फील्ड जीरो है। इसके सामने जो है, इसके लिए तो ये बाहर है, तो B की फील्ड कितनी होनी चाहिए, B की फील्ड होनी चाहिए G। इसका पूरा मास कैपिटल एम है, हाँ बच्चों, पूरा मास एम है, लेकिन इसका मास हमें लेना पड़ेगा स्मॉल एम, हमें नहीं पता इसका मास कितना है, अपॉन ये डिस्टेंस तो हमको पता ही एक्स स्क्वायर है। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी मास नहीं पता है ना। अब इसका मास कैसे निकालोगे, देखो इसका डेंसिटी सेम है, पूरा जो अर्थ है उसकी डेंसिटी सेम है, तो अगर मैं पूरे की डेंसिटी निकालता हूं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी कितनी है, m अपॉन यूनिट वॉल्यूम, नहीं इसका कितना है, इसका है x। ठीक है, अब अगर हम इसको यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें m आ जाता है, ये 4/3 कट गया, m आ गया आपको कैपिटल M इंटू x³ / r³, इसको उठा के यहां डाल दो, तो आपको फील्ड कितनी आ रही है, G/x² इंटू कैपिटल M x³ / r³, ये x² और ये कट गया, ये आ गया आपको G कैपिटल M/r³, ये कांस्टेंट इंटू x। x क्या है, P का डिस्टेंस इनसाइड, और हमने देखा फॉर्मूला बदल गया। ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है,
ये पूछे, फॉर्मूला बदल गया, राइट। और यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, gm/r³ तो है, लेकिन आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x डैश से। तो पॉइंट इनसाइड द सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया x डैश। और अगर आप इन सबको कांस्टेंट देखोगे तो इसका x डैश के साथ आप डायरेक्ट प्रपोर्शन है, जीरो नहीं हुआ है। जीरो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अब अंदर भी मास है ना, मास जीरो हो ही नहीं रहा जितना भी अंदर जाओ आप। हॉलो शेल के अंदर घुसते ही मास जीरो हो जा रहा था, सॉलिड स्फीयर में अंदर जा रहे हो थोड़ा थोड़ा मास मिलते जा रहा है, राइट। तो मास क्योंकि कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली फील्ड भी कम होती जाएगी, इसलिए डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक्स जैसे जैसे कम होगा फील्ड भी कम होगी। ठीक है, तो हमने इसका ग्राफ बनाया। फिर ये बोलता है यार पहले जो जीरो होता था अब क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आप दूर जाओगे मास बढ़ता जाएगा और लीनियरली आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लीनियरली ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी और कहां तक जाएगी, gm/r² तक। x की वैल्यू अगर r डाल दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें x की r डालो ये आ जाएगा, इसमें x को r डालो ये आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे दोनों मीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो हमें पता ही है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंट बोल रहा हूं सॉरी, 1/x² इनवर्सली डिक्रीजिंग। तो इनवर्स डिक्रीजिंग वाला ये हाफ ऑफ द ग्राफ सेम है यहां तक, इसके बाद वाला बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि मास जो है अब पूरे सॉलिड के अंदर है, तो आप जब भी अंदर जाओगे कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचोगे जहां पे मास जीरो है। सेंटर पे चले जाओगे, x जीरो कर दोगे तो फील्ड जीरो हो जाएगी, वहां पे मास जीरो है ना। तो जहां पे मास पूरा जीरो था तो वहां पे जीरो ही चलता रहा, जहां मास आया वहां से आंसर आया, फर्स्ट वाले केस में। हॉलो शेल में, सॉलिड स्फीयर में सब जगह मास था, मास चेंज होता रहा। अब ये जैसे मैंने बोला ये दोनों टेबल आपको आंख बंद करके नींद से उठा के भी पूछूं तो याद होनी चाहिए, सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो शेल के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप ये गैस नहीं करते हो कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि फील्ड पता करने का एक फास्ट तरीका है सिमेट्रिक के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, बट वो ट्रिक तब बताऊंगा जब आप ये रिवाइज करके वो चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यार वो चीज सीखनी है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं अगले वीडियो में पक्का आपको बता ही दूंगा, लेकिन देखें कितने लोगों को वो चीज सीखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन वो आइडिया आपको बहुत हेल्प करेगा लंबे क्वेश्चंस को छोटा करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहां तक अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं और हम चलते हैं अब प्रैक्टिस करने। इतनी सारी जो चीजें सीखी है आपने, आपका काम ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, फिनिश करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये चीज मुझे नहीं समझी या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। वहां तक की चीजें हम फिर से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रेविटेशन के, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इन सारी चीजों के बारे में जो अब अभी हम सीख रहे हैं। थैंक यू।